घर लाया गया है प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर। पोस्टमार्टम के बाद घर लेकर आया गया है। कल होगा प्रतीक का अंतिम संस्कार, ये सूत्र बता रहे। आज सुबह हुई थी प्रतीक की मौत। इसके बाद से तमाम कयास लगाए जाने लगे। इस बीच घर लेकर आया गया है प्रतीक यादव का शरीर, ये तस्वीर, और कल अंतिम संस्कार किया जाएगा, सूत्र बता रहे हैं। पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम के बाद घर लेकर आया गया है। अब तक की जो मेडिकल रिपोर्ट है पोस्टमार्टम के हिसाब से कुछ भी संदिग्ध नहीं है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। लेकिन इस बीच कई तरह के दावे भी किए गए, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद ये देखिए घर तो लाया गया है, डेड बॉडी, पार्थिव शरीर। कल होगा इस बीच प्रतीक का अंतिम संस्कार, ये सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है। और आज सुबह तड़के सुबह प्रतीक की मौत की खबर आई, उसके बाद से हड़कंप मच गया। तो प्रतीक यादव की मौत कैसे और क्यों हुई, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार था और वो सामने आ चुकी है। आखिर उस रिपोर्ट में क्या कुछ है, देखिए। प्रतीक यादव की मौत की मिस्ट्री क्या है? अचानक हुई मौत से खलबली मची हुई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिससे कुछ खुलासा हो पाए। रिपोर्ट के मुताबिक प्रतीक के शरीर पर चोट के निशान नहीं है। शुरुआती जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं आया है। हालांकि मौत की सटीक वजह जानने के लिए विसरा को सुरक्षित रख लिया गया है। वहीं अपर्णा यादव के करीबियों और रिश्तेदारों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि कुछ दिनों पहले प्रतीक ने मोटापा घटाने के लिए एक सर्जरी करवाई थी। उन्होंने ओबेसिटी को लेकर एक सर्जरी भी कराई थी, जो उन्होंने स्वयं मुझे बताया था। फिलहाल पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया के बाद प्रतीक के पार्थिव शरीर को उनके घर पर लाया गया है, जहां परिवार के लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए लगातार जमा हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को प्रतीक के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस बीच अपर्णा के घर पहुंचे हैं पंकज चौधरी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, और पीएल पुनिया भी अपर्णा के घर पर पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी खबर आप सभी को पहुंचा दे। अपर्णा यादव के घर पहुंचे पंकज चौधरी और उनके साथ पंकज चौधरी के साथ पीएल पुनिया भी पहुंचे हुए हैं। आज सुबह से ही जैसे ये खबर सामने आई कि प्रतीक यादव नहीं रहे, उनकी मौत हो गई है, सियासी हलचल काफी तेज हो गई। उसके बाद से लगातार आने जाने का सिलसिला नेताओं का वो जारी है। फोन कॉल से लेकर सब कुछ, सांत्वना देने तक लेकर पोस्टमार्टम, हलचल, ये सब कुछ अभी देखने को मिला। और इस बीच ये जो खबर पहुंचा रहे हैं, अपर्णा यादव के घर पहुंचे हैं पंकज चौधरी। भारतीय जनता पार्टी के यूपी अध्यक्ष हैं, स्टेट प्रेसिडेंट है पंकज चौधरी, और पीएल पुनिया भी अपर्णा यादव के घर पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की मौत के बाद सनसनी तो है। पुलिस हुक फूक कर कदम रख रही है इस बीच, और उनके कमरे को सील कर दिया गया है। आखिर प्रतीक यादव की मौत का सस्पेंस क्या है, ये सवाल। सोशल मीडिया पर ऐसी दर्जनों तस्वीरें हैं जिससे ये पता चलता है कि प्रतीक यादव खुद को फिट रखने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाते थे। प्रतीक की ये तस्वीरें इस बात के सबूत हैं कि वो कितने फिट दिखते थे। पूरी तरह फिट प्रतीक यादव की मौत कैसे? प्रतीक की मौत का रहस्य क्या है? एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक प्रतीक यादव लंग्स की समस्या से परेशान थे। प्रतीक को लंबे समय से लंग्स में क्लॉटिंग थी।
मंगलवार रात 11 से 12 बजे के बीच प्रतीक की हालत अचानक खराब होने लगी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ या बेचैनी की शिकायत थी। परिवार ने बिना देरी किए उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। वहां डॉक्टर्स की निगरानी में शुरुआती इलाज के बाद उन्हें कुछ राहत मिली। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद प्रतीक घर तो लौट आए थे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद प्रतीक अचानक जमीन पर गिर पड़े। उन्हें दोबारा उसी स्थिति में देख परिवार के हाथ पांव फूल गए और उन्हें एक बार फिर तुरंत अस्पताल ले जाया गया। देखिए, सोशल मीडिया पर भी प्रतीक यादव काफी एक्टिव रहते थे, सक्रिय। अब आपको प्रतीक के आखिरी पोस्ट के बारे में भी हम डिटेल रख देते हैं। प्रतीक यादव 2 अप्रैल को फेसबुक पर पोस्टर उन्होंने डाला था और 3 अप्रैल को अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट उन्होंने साझा की थी, जिसमें उन्हें जेट चलाते हुए देखा गया था। यह पोस्ट न केवल उनके साहसिक स्वभाव को दर्शाती थी, यह भी बताती थी कि उन्हें गाड़ियों के अलावा विमानों में भी गहरी रुचि थी। प्रतीक यादव ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक विशेष पोस्ट को पिन करके रखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था, जिंदगी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा आप जानवरों के साथ करते हैं। इस पोस्ट पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी आई थी, जिनमें कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियां भी शामिल थी। प्रतीक यादव के बारे में एक और जानकारी मिली है। प्रतीक 30 अप्रैल को अस्पताल पहुंचे हुए थे। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लखनऊ के निजी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। 3 दिनों के बाद उन्हें थोड़ा आराम मिला और इसके बाद अस्पताल से उन्हें बिना छुट्टी के घर वो चले गए थे। वेदांता अस्पताल में अखिलेश यादव मिलने पहुंचे हुए थे। वहां उनका इलाज चल रहा था और प्रतीक यादव कभी लंबे समय तक एडमिट नहीं रहे। आराम होने पर 2 दिन में डिस्चार्ज होकर वो घर चले जाते थे। इस बीच आपको बता दें, प्रतीक यादव की तबीयत खराब होने पर उनके जिम नेट ने क्या कुछ कहा, सुनवा देते हैं। हमको रात में सिविल हॉस्पिटल गए थे, उसके बाद फिर अभी रात में तबीयत ज्यादा गड़बड़ थी, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था काफी समय से, और फिर उसके बाद रात में ज्यादा तबीयत गड़बड़ हुई। फिर सुबह में यहाँ आया, मालूम चला तो मेरे। हाँ, देर रात सिविल में दिखाने आए थे, लगभग वही 11 से 12 की समथिंग। फिर वापस चले गए थे। फिर उसके बाद तबीयत कुछ ज्यादा सीरियस हुई। सुनने में आ रहा है बेडरूम में गिर गए थे या कुछ था ऐसा, इस वजह से तबीयत कुछ सर्वर में कुछ ज्यादा दिक्कत हुई, इस वजह से। रात में हॉस्पिटल गए थे, सिविल हॉस्पिटल, खैर, और स्वस्थ हो गए थे। फिर उसके बाद घर लौटे, अचानक से तबीयत गड़बड़ हुई। फिर उसके बाद अचानक से गड़बड़ हुई। सुबह मॉर्निंग में वही लगभग 4 से 5 के समथिंग मालूम चला था, तब मैं यहाँ पे। कुछ भी नहीं कंफर्म है अभी तो, बाकी तो अभी। हाँ, रात में ट्रीटमेंट, हाँ, रात में सिविल हॉस्पिटल गए थे। रात में क्या समस्या हुई थी, क्या दिक्कत हुई? बेडरूम में गिर गया हूँ, कुछ समस्या रही होगी भैया, ट्रीटमेंट चल रहा था भैया का, और कुछ इसी चक्कर से बीमार थे और काफी दिक्कत हुई। तो रात में क्या दिक्कत हुई थी? रात में बेडरूम में जहाँ तक पैर स्लिप हो गया, जो भी गिर गए थे, सर में कुछ चोट वोट लग गई, इस वजह से दिक्कत हो गई। काफी समय से ट्रीटमेंट चल रहा था। भगवान अपनी आत्मा को शांति दे। तो प्रतीक की मौत और सस्पेंस, मौत की कितनी थ्योरी? देखिए, थ्योरी जो पहली आ रही है, लीवर की लंबी बीमारी। थ्योरी नंबर 2, फेफड़े की गंभीर बीमारी। थ्योरी नंबर 3, डिप्रेशन। थ्योरी नंबर 4, बिजनेस में घाटा। ये सब सवाल है, ये कयास है, और चूंकि लगातार ये चीजें चल रही हैं कहीं, लेकिन डॉक्टर्स और जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक सब दौर पर। इस बीच समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की मौत के बाद सनसनी तो है और पुलिस फूंक का कदम उठा रही है। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था, उनके कमरे को सील कर दिया गया है और प्रतीक की मौत का सस्पेंस क्या है, ये सब कुछ आपको हमने बताया। आपके सामने एक रिपोर्ट रखते हैं। कैसे हुई प्रतीक यादव की मौत? प्रतीक की मौत सामान्य या कोई राज? जिस तरह से प्रतीक यादव की मौत हुई, सस्पेंस गहरा गया है और अब पुलिस ने पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया है। प्रतीक की मौत के राज का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी है। प्रतीक के कमरे को पूरी तरह बंद कर दिया गया है ताकि मौके पर हर सुराग सलामत रहे। फोरेंसिक की टीम मामले की जांच में जुटी है। डिजिटल साक्ष्यों पर भी पुलिस का पहरा। मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया गया। हर डेटा पुलिस निगरानी में। देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद बुधवार की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रतीक यादव के अचानक निधन से लोग स्तब्ध हैं। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक की मौत से सियासी गलियारों में शोक की लहर है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक के निधन पर शोक जताया। देखिए प्रतीक यादव क्या करते थे और उनकी नेटवर्क क्या थी, जान लीजिए जरा। रियल एस्टेट और ब्रांडिंग के कारोबार करते थे। लखनऊ में साल 2015 में उन्होंने आयरन कोर फिट नाम से जिम के बिजनेस की शुरुआत की थी और लखनऊ में उनके जिम के अनेकों ब्रांच देखने को मिलते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जिम में भी सभी उपकरण इटली और अमेरिका से लाए गए थे, यानी कि अत्याधुनिक हाईफाई जिम। और इतना ही नहीं, इसमें क्लाइंट से करीब 35,000 रुपए प्रति साल की फीस भी ली जाती थी, चूंकि फैसिलिटी सब कुछ थी। इसके अलावा जिम के अलावा वो प्रमोशन और कई ब्रांडों की ब्रांडिंग भी किया करते थे। इसके साथ ही रियल एस्टेट का काम भी करते थे प्रतीक यादव। सूत्र बता रहे हैं कि प्रतीक यादव की नेटवर्क 5.5 करोड़ से 7 करोड़ के बीच की थी और इसके अलावा उनकी सालाना कमाई 1.5 करोड़ रुपए होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये जो अंदेशा है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखा देते हैं इस वक्त शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबर कौन कौन सी है, कहां सी है। आइए नजर डालते हैं 4 बिग न्यूज पर। एयर इंडिया अस्थायी तौर पर इंटरनेशनल उड़ानों में करेगा कटौती। कुछ देशों में लगे एयर स्पेस प्रतिबंध और ईंधन की ऊंची कीमतों के चलते यह फैसला। तेल की खपत घटाने की अपील के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा कदम। पीएम के काफिले में कटौती, सिर्फ 2 गाड़ियां दिखी। अमित शाह का काफिला भी हुआ छोटा। कई बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और मंत्रियों के काफिलों में गाड़ियों की संख्या घटाई गई। उत्तराखंड सरकार का फैसला, सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी बैठकें। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में आधी होंगी गाड़ियों की संख्या। विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय की पार्टी ने हासिल किया विश्वास मत। समर्थन में 144 वोट, विरोध में 22 वोट पड़े। 5 विधायक रहे गैर हाजिर। खबर अब पश्चिम बंगाल से। बंगाल में बीजेपी की शुभेंदु अधिकारी की सरकार फुल एक्शन मोड में है। शुभेंदु सरकार ने लाउड स्पीकर पर नए नियम लागू किए हैं और जिसके तहत तय मानकों से लाउड स्पीकर की आवाज तेज होने पर तुरंत एक्शन होगा, तुरंत कार्रवाई होगी। और ये नियम सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों के साथ लागू होंगे। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया है। तो बंगाल में लाउड स्पीकर को लेकर नियम तय और उसको लेकर शुभेंदु सरकार की सख्ती। तय मानक से अगर तेज लाउड स्पीकर बजाया तो हो जाएगी कार्रवाई, सावधान। पश्चिम बंगाल में अब नियमों के हिसाब से बजाना होगा लाउड स्पीकर, वरना होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई। बंगाल में बीजेपी की शुभेंदु सरकार ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर नई और सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। मकसद है ध्वनि प्रदूषण पर लगाम और आम जनता को शांति का माहौल देना। सरकारी आदेश में पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक कार्यक्रम या सामाजिक आयोजन में हाई कोर्ट की ओर से तय ध्वनि मानकों का पालन हो। नई गाइडलाइंस के मुताबिक तय सीमा से ज्यादा आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये नियम किसी धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं होंगे। मंदिर हो या मस्जिद, गुरुद्वारा हो या चर्च, हर जगह शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए लाउड स्पीकर पर सख्ती होगी। शुभेंदु सरकार का यह कदम राज्य में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले यह साफ किया कि सभी धर्मों पर लागू है, किसी खास पर नहीं, ये सबके लिए है। तो इसका स्वागत हो रहा है। अब शुभेंदु सरकार ने लाउड स्पीकर को लेकर आदेश के अलावा 5 अहम भी आदेश दिए हैं, जिसके तहत सड़क पर प्रार्थना, धार्मिक आयोजन पर रोक, महिला अपराध से जुड़े केस खुलेंगे, अवैध टोल टैक्स वसूली बंद हो, अवैध खनन से पूरी तरह पर पाबंदी लगाई जाए, आयुष्मान भारत योजना तुरंत लागू कर दिया जाए पश्चिम बंगाल में। ये 5 बड़े एक्शन। देखिए पश्चिम बंगाल में माओवादी नेटवर्क को एक और बड़ा झटका लगा है, तगड़ा। माधवी पात्रा ने समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लेते हुए पुलिस प्रशासन के सामने सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण कर दिया है। और इसके अलावा कोलकाता पुलिस ने एक कुख्यात नक्सली श्रद्धा विश्वास को भी गिरफ्त में लिया है। देखिए हमारी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार में सक्रिय एक माओवादी ने 12 जून को आत्मसमर्पण कर दिया। उसका नाम मधाई पात्रा है। आत्मसमर्पण करने के बाद पात्रा ने पुलिस को बताया कि उसने देश के गृह मंत्री अमित शाह की चेतावनी के बाद ही सरेंडर करने का मन बना लिया था। हुगली का रहने वाला मधाई पात्रा लंबे समय से अलग अलग जगहों पर रहकर नक्सल संगठनों के साथ काम कर रहा था। सरेंडर के बाद पात्रा ने एक भावुक अपील करते हुए कहा
कि मैं जंगल में रह रहे अपने साथियों से अनुरोध करता हूं कि वो भी वापस आएं और सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाकर एक सामान्य जीवन बिताएं। मधाई के सरेंडर के साथ ही कोलकाता पुलिस ने उत्तर काशीपुर से एक अन्य कुख्यात माओवादी नेता श्रद्धा विश्वास उर्फ बेला को भी गिरफ्तार किया है। श्रद्धा पर झारखंड सरकार ने 15 लाख रुपए का इनाम रखा था। एक तरफ गिरफ्तारी और दूसरी तरफ सरेंडर। ये बंगाल पुलिस की लाल आतंक को खत्म करने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी है। तो नक्सली मदाई पात्रा का जो सरेंडर हुआ है, आइए थोड़ा उसका इतिहास खंगालते हैं, आपके सामने रखते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के हुगली के जांगीपाड़ा का यह निवासी है। लंबे समय तक माओवादी गतिविधियों में ये शामिल रहा है। 2007 में पहली बार इसकी गिरफ्तारी होती है। जमानत पर यह छूट जाता है। झारखंड के जंगलों में छुपकर कई सालों तक ये रहा और अब इसने आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने और साथ ही अपील भी की कि मुख्य धारा में लौटे जो भी इसके संगी साथी हैं। पीएम मोदी ने छोटा कर दिया अपना काफिला। सिर्फ 2 गाड़ियों के काफिले में दिखे प्रधानमंत्री। गृह मंत्री के काफिले में कम हुई गाड़ियां। मध्य प्रदेश के सीएम ने भी घटाई गाड़ियों की संख्या। इधर राजस्थान, दिल्ली और बिहार के मंत्रियों ने भी ये फैसला लिया है। ये काफिला जब आपने देखा, ये प्रधानमंत्री सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ वो गुजरे। सब प्रोटोकॉल अलग और ये असर हमें देखने को मिला। अभी 5 तस्वीरें देखिए। भजनलाल शर्मा सीएम राजस्थान, बीच वाली जो गाड़ी है, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काफिले में आधे से कम हो गई हैं गाड़ियां। मेट्रो में दफ्तर गए हैं दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा, आशीष सूद भी मंत्री दिल्ली सरकार, वो भी नजर आए। और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उनके भी काफिले की बात करें तो वो भी कम कर दिया गया। छोटा रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की और खुद उस पर अमल करते दिखे। पीएम ने अपने साथ चलने वाले काफिले को घटाया, गाड़ियां आधी से कम कर दी और 4 गाड़ियों के साथ कैबिनेट की बैठक में पहुंच गए। इसी तरह की तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह के काफिले में दिखी। उनके काफिले में भी गाड़ियों की संख्या आधी से कम हो गई। कई राज्यों के सीएम और मंत्री पेट्रोल डीजल बचाने की इस अपील को जमीन पर उतारते नजर आए, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और मंत्रियों की संख्या ज्यादा थी। राजस्थान, दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटा दी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने वाहन रैलियों पर रोक लगा दी और खुद के काफिले में 13 की जगह 8 गाड़ियां शामिल की हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा मेट्रो में नजर आए। आशीष सूद तो ई रिक्शा का इस्तेमाल करते नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बीजेपी शासित राज्यों पर इसका कितना इंपैक्ट, कितना असर हुआ है। वहां के मुख्यमंत्री या फिर मंत्री क्या कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इधर गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी गाड़ियों की संख्या घटा दी है काफिले में, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का जो फ्लीट है वो 50% घटाने का निर्देश जारी किया जा चुका है। जबकि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के कारकेड में 13 की जगह अब 8 गाड़ियां हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले में सिर्फ 5 गाड़ियां हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम के वाहनों में भी कटौती की गई है और मंत्रियों के कारकेड वाहनों की यह संख्या घटाई गई है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वाहन घटाने का फैसला लिया है। मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी अपील की गई है। अब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में पीएम मोदी की अपील पर फौरन अमल हुआ। अब दिखा देते हैं आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब सीएम मोहन यादव का काफिला निकला तो उनके कारकेड में कितनी गाड़ियां थी। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मोहन यादव ने अपने काफिले से गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। जहां इस काफिले में पहले 13 गाड़ियां चलती थी, अब उससे कम करके 8 गाड़ी कर दी गई है। और ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है, आप तस्वीर देख पा रहे हैं, पीछे काफिला चल रहा है और अब ये गाड़ियों की संख्या बेहद ही कम आपको नजर आने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ जो गाड़ियों की संख्या है, क्योंकि इन्हें Z+ सिक्योरिटी प्राप्त है, ऐसे में 13 गाड़ियों का होना आवश्यक है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अब इसे 8 गाड़ियों पर समेट दिया है। इसके साथ ही ये सरकार की ओर से निर्देश भी दिए गए हैं कि आगामी आदेश तक मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम होंगे उस भ्रमण के दौरान सिर्फ 8 वाहन ही होंगे और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के समय कोई वाहन रैली भी नहीं आयोजित होगी। सभी मंत्रियों को भी कम से कम गाड़ियों को इस्तेमाल करने के निर्देश जारी किए गए हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बातम के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV।
देखिए, बड़ी खबर है कि सोना पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना अब 1,64,000 रुपए का है, 1,64,010 रुपए। और 1 किलो 999 जो शुद्ध चांदी होती है, फाइन चांदी, उसकी कीमत है 2,97,310 रुपए। प्रति 10 ग्राम सोना जो है वो 10,000 रुपए महंगा हुआ है और प्रति किलो चांदी 17,440 रुपए महंगी हुई है। ये हिसाब किताब सराफा बाजार में। ईरान अमेरिका जंग के असर को कम करने के लिए मोदी सरकार ने सोना चांदी कम खरीदने की अपील की थी, लेकिन इस अपील के साथ सरकार ने 13 मई की मध्य रात्रि को जो फैसला लिया, उससे सोना चांदी के दाम बढ़ने भी तय हो गए। सरकार ने अब इस पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दी है। वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी और ये भी बताया कि बढ़ी हुई दरें आज से लागू हो गई। इस फैसले के साथ ही सर्राफा बाजार में तेजी देखी गई। सोना 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया। रुपए की गिरती साख को बचाने के लिए सरकार ने सोने की डिमांड पर लगाम लगाने का फैसला किया है, क्योंकि जब डॉलर बाहर जाता है तो भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ता है और सरकार चाहती है कि सोने का आयात कम हो ताकि रुपए को संभाला जाए। देखिए, सरकार ने सोना पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ा दी है और बढ़ाकर कितना 15% कर दिया है। लेकिन दिल्ली के सराफा व्यापारी इस फैसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, हम सुनते हैं उनको। हमारे को नुकसान तो होगा और हमारे जो है परिवार को भी थोड़ा नुकसान होगा, हमारे जो कारीगर हैं उनको भी थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन हम इस नुकसान को साल 1.5 साल में ही इससे कई गुना ज़्यादा कवर कर लेंगे। एकदम से 6% से 15% ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गोल्ड के ऊपर, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। एक तो पहले से ही जो है काम का मंदा था, सोने का भाव बहुत तेज था, लोगों की पहुँच से पहले ही बाहर था। अब ये 15% करने के बाद लोगों के पहुँच से और बाहर हो जाएगा। गरीब आदमी के हाथ से तो ये सोना वैसे ही चला गया, तो इसके आने वाला जो टाइम है वो तो बड़ा स्ट्रगल वाला हो जाएगा। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और पश्चिमी एशिया के मौजूदा संकट को देखते हुए भारत सरकार ने जो फैसला लिया है उसे भी समझना यहां जरूरी हो जाता है। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि पश्चिम एशिया संकट से अनिश्चितता, युद्ध के समय व्यापार घाटा कम करना अनिवार्य है। डॉलर जरूरी ऊर्जा खरीदने में खर्च हो, विदेशी मुद्रा, तेल, खाद्य, रक्षा के लिए जरूरी तेल की जो बड़ी कीमतों से इंपोर्ट बिल बढ़ा है और सोने के आयात से देश पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा है। ड्यूटी बढ़ाकर डिमांड कम करने की यह कोशिश है सरकार की तरफ से। ड्यूटी बढ़ाकर पैनिक बाइंग कम करने की कोशिश है और यह फैसला शुद्ध रूप से इकोनॉमिक डिफेंस का हिस्सा है, ताकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत रहे, उस पर कोई असर ना पड़े। देखिए, सोना पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद बिहार की राजधानी पटना के सराफा व्यापारी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध के कारण प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कई सारी अपीलें की हैं ताकि युद्ध का जो वैश्विक असर है उसे कम किया जा सके और खासतौर पे उन्होंने लोगों से ये अपील की है कि अगले 1 साल तक सोना ना खरीदें, भले ही आपके घर में कोई फंक्शन हो। इसका पटना के सराफा बाजार पर क्या असर है वही जानने के लिए हम पहुंचे। हमारे साथ ऋषु कुमार गुप्ता जी हैं, जो इनकी ये पूरी दुकान है, आमतौर पर भीड़ होती है यहाँ पर। सर, ये जो अपील प्रधानमंत्री ने की है, इस अपील को पहले तो कैसे देख रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को पैनिक ना क्रिएट करने की सलाह दूंगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर बार किसी विषय पे बातचीत की है, जैसे इस बार का विषय काफ़ी चर्चा में रहा है। उन्होंने कुछ चुनिंदा शब्दों पे पिन पॉइंट्स करके उस पर कहीं ना कहीं एक राय दिया है, एक अपना मशवरा व्यक्त किया है। हमें इस चीज़ से उभरना होगा और प्रभाव पड़ने से तो ये बात सही है, हमारे कारीगर्स हैं, हमारी टीम है, हमारी कंपनी है, बहुत प्रकार के खर्च होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एकजुट रहकर फैसला लेकर मिलजुल कर काम करने में ही। विपक्षी दलों का यह जानबूझकर एक प्रधानमंत्री के बयान को तोड़ मोड़ कर और हैवॉक क्रिएट किया जा रहा है।
ऐसा कोई हमारे प्रधानमंत्री का ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। अब इस वक्त शाम 4 बजे की पॉलिटिकल न्यूज, 4 बड़ी खबर राजनीति की दुनिया से कौन कौन सी है और कहां से हैं, आइए डाल लेते हैं नजर, देखते हैं। नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, भवानीपुर सीट अपने पास रखेंगे। जबकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है, बोले न्यायपालिका पर भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक, सरकारी खर्च में कटौती और ईंधन संकट पर हो सकती है चर्चा। पीएम मोदी की अपील के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार, सीएम रेखा गुप्ता ने विभागीय कामकाजों के लिए वाहनों की संख्या सीमित करने का फैसला लिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर है राजधानी दिल्ली से। यहां एक डिलीवरी बॉय खौफ का पर्याय बन चुका है। देखिए, केशवपुरम शालीमार बाग का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां दराती लेकर घरों में घुसने की कोशिश करता है डिलीवरी बॉय। सीसीटीवी वीडियो से मामले की पुष्टि हुई है। फरार डिलीवरी बॉय की तलाश काफी तेज है। आरडब्ल्यू ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। ये देखिए, ये शख्स, विस्तृत रिपोर्ट रखेंगे आपके सामने। राजधानी दिल्ली के केशवपुरम में एक ऐसी सनसनीखेज वारदात हुई है जिसने हर किसी की नींद उड़ा दी है। हुलिया डिलीवरी बॉय का, हाथ में दराती और इरादा सिर्फ दहशत। ये सनकी आरोपी घरों की घंटी बजाता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, धारदार हथियार लेकर अंदर घुसने की कोशिश करता है। खौफ की एक और तस्वीर, 8 मई शालीमार बाग, जहां इस शातिर हमलावर ने आरओ सर्विस वाला बनकर घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन लोगों के शोर मचाने और सूझबूझ की वजह से ये शातिर हमलावर अपने मंसूबों में नाकाम रहा और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में अलर्ट है। आरडब्ल्यूए ने सख्त हिदायत दी है कि किसी अनजान के लिए दरवाजा न खोलें। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस डराती वाले सनकी की तलाश की जा रही है। ऐसे में अगर आपको ऐसा कोई भी संदिग्ध दिखे तो तुरंत पुलिस को फोन करें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत बन सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने खारिज कर दिया डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ईरान के 90% अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकाने ऑपरेशनल हुए। होर्मुज में 33 में से 30 मिसाइल ठिकाने एक्टिव। पेंटागन ने ईरान की ताकत को कम करके आंका है। तो ये इस बीच तनातनी के बीच ये बड़ी खबर, जहां अमेरिकी इंटेलिजेंस ने खारिज कर दिया है अपने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दावा। रिपोर्ट देखिए। ईरान जंग में जीत की घोषणाएं अब ट्रंप प्रशासन के लिए गले की हड्डी बनती दिख रही हैं। ट्रंप और उनके मंत्रियों ने बार बार ईरान की सैन्य ताकत को मलबा करार दिया, लेकिन लगता है कि ईरान के अंडरग्राउंड नेटवर्क ने इन दावों को खोखला साबित कर दिया। अमेरिकी इंटेलिजेंस की नई रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे किए हैं। 90% अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकाने ऑपरेशनल हुए। हॉर्मुज में 33 में से 30 मिसाइल ठिकाने एक्टिव। ईरान के पास 70% मोबाइल लॉन्चर्स और मिसाइलों का बड़ा हिस्सा सुरक्षित। पेंटागन ने ईरान की ताकत को कम करके आंका। जब अमेरिका ने ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हमला किया तो बंकर बस्टर बमों की कमी के कारण पूरे बेस को तबाह नहीं किया, सिर्फ उनके एंट्री गेट्स को सील करने की रणनीति अपनाई। नतीजा ये हुआ कि ईरान ने मलबा हटाकर अपने लॉन्च पैड्स चालू कर दिए। इस रिपोर्ट से साफ है कि ईरान की ताकत काफी हद तक बरकरार है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इन रिपोर्ट्स को भ्रामक करार दिया। देखिए, इंटेलिजेंस के हवाले से आई मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं और ट्रंप सोशल मीडिया पोस्ट करके उन्होंने कहा कि फेक न्यूज मीडिया ने बयान दिया। सैन्य मोर्चे पर ईरान को बेहतर बताया। तो ये आभासी देशद्रोह है, क्योंकि ये बयान पूरी तरह से झूठा और बेतुका है। वो दुश्मन की मदद कर रहे हैं और उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। ये सब ईरान को एक झूठी उम्मीद देता है। ईरान की नौसेना के सभी जहाज समंदर में दफन हैं। उनके पास कोई नेवी नहीं, एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, उनकी सारी टेक्नोलॉजी मिटा दी गई है। ये ट्रंप ने दावा किया। इस बीच ईरान के साथ जारी इस भीषण जंग में अस्थायी तौर पर तो ये थमी हुई है, रुक गई है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा आगे? ट्रंप बार बार फिर से हमले की चेतावनी या धमकी दे रहे हैं, लेकिन अब तक हुई जंग का जो बिल आया है वो उनके इरादों पर सवाल खड़े कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अब तक का सबसे सख्त रुख दिखाया है। ट्रंप का संदेश साफ है, या तो ईरान अमेरिकी शर्तों पर समझौता करे या फिर पूरी तरह मलबे में तब्दील होने के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा कि हालात पूरी तरह से हमारे पक्ष में हैं।
I wouldn't say Iran is one of them, to be honest with you, because we have Iran very much under control. We're either going to make a deal or they're going to be decimated. So one way or the other, we win. ट्रंप की इस हुंकार के बीच पेंटागन से एक नई रिपोर्ट सामने आई, जिस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को ट्रंप ऐतिहासिक कामयाबी बता रहे हैं, उसका बिल अब आम अमेरिकी टैक्स पेयर्स पर भारी पड़ने लगा है। अमेरिका को ईरान से जंग करने में $29 बिलियन खर्च करने पड़े। अगर इस आंकड़े में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हुई तबाही को भी जोड़ दिया जाए तो ये रकम कई गुना तक बढ़ जाएगी और अब पेंटागन $1.45 ट्रिलियन का भारी भरकम बजट भी मांग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, इसी से जोड़कर आपको बता रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे को लेकर अमेरिका में स्थित चीनी दूतावास का एक बड़ा बयान आया है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। देखिए, 4 अहम मुद्दों से दूर रहने को कहा गया है। ताइवान के मुद्दे से दूर रहने की हिदायत दी गई है। लोकतंत्र, पॉलिटिकल सिस्टम और विकास के अधिकार पर बातचीत न करने की सलाह दी गई है, ये चीन की तरफ से। अमेरिका स्थित चीनी दूतावास ने यह पोस्ट किया है। तो चीन का दौरा करने जा रहे हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इस बीच ये शर्त रखी गई। तो बीजिंग में भव्य तैयारियां हो रही हैं और क्या ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट के इरादों को नरम कर पाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप करीब 1 दशक बाद चीन में कदम रखने वाले हैं, लेकिन ये 2017 वाला चीन नहीं है। अभी शी जिनपिंग और चीन अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है, ताकतवर है। अब देखना होगा कि दोनों देश किसी समझौते पर पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत के लिए शी जिनपिंग ने रेड कारपेट बिछवा दिया है। इस बार ठिकाना है जोंगनान हाई, जो चीन की सत्ता का सबसे सुरक्षित और रहस्यमयी केंद्र है। मुलाकात के दौरान भले ही दोस्ताना अंदाज दिखे, लेकिन मेज पर रखे मुद्दे उतने ही नुकीले हैं। व्यापार, तकनीक को लेकर पुरानी खींचतान के बीच अब ईरान एक नया और खतरनाक फ्लैश पॉइंट बनकर उभरा है। दोनों नेताओं के बीच इन मुद्दों पर बातचीत की संभावना है। ट्रेड टैरिफ विवाद, ताइवान और हथियार बिक्री, रेयर अर्थ मिनरल्स और AI, सोयाबीन और कृषि व्यापार, ईरानी तेल खरीदने को लेकर तनाव। ईरान से तेल खरीद का मुद्दा इस दौरे में हावी रह सकता है। ट्रंप प्रशासन ने आरोप लगाया था कि तेल खरीदकर चीन तेहरान को आर्थिक सहारा दे रहा है। अब देखना होगा कि शी जिनपिंग का इस मुद्दे पर क्या रुख रहेगा। ईरान और यूक्रेन जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया जिसने दुनिया के ताकतवर मुल्कों को भी हैरान कर दिया। क्या यह मात्र एक मिसाइल टेस्ट है या फिर दो जंग के बीच दुनिया को दिया गया सबसे खौफनाक अल्टीमेटम? रूस के साइलों से एक ऐसी चिंगारी निकलती दिखी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये है सरमत, रूस का वो हथियार जिसे पुतिन ने दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल घोषित कर दिया। ये महज एक परीक्षण नहीं, बल्कि रूस की न्यूक्लियर ताकत का नया ट्रेलर है। 5000 километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих. व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक ये मिसाइल पश्चिमी देशों के किसी भी मिसाइल सिस्टम से 4 गुना ज्यादा ताकतवर है। सरमत मिसाइल मल्टीपल री एंट्री क्षमता के साथ 10 से 15 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन इसे 35,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। यानी दुनिया का कोई भी कोना अब रूस की जद में है। एक और बड़ी खबर, नीट पेपर लीक से जुड़ी एक खबर है, क्योंकि एनटीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। एनटीए को रिप्लेस करने की मांग हो रही है। दिल्ली में एनटीए मुख्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नीट पेपर लीक से जुड़ी एक खबर है और इसको लेकर काफी हलचल है। देखिए, ये तस्वीरें आ गई हैं। ये किस तरह से सुरक्षाकर्मी और जो छात्र हैं भिड़े हैं। ये नीट पेपर से पूरा जुड़ा हुआ मामला है, छात्रों के भविष्य का सवाल है और सवाल उठ रहे हैं। एनटीए कोई पहली बार इसको लेकर सवालों के घेरे में नहीं है, इसके पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। लेकिन नीट पेपर लीक से जुड़ी एक खबर, ये आप देख रहे हैं। एबीवीपी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे हुए हल्ला बोल रहे हैं नीट में जो धांधली हो रही और उसको लेकर। अब आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, जो कि अपर्णा यादव के घर पहुंचे हुए हैं और प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने। ये
आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सीधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। ये अपर्णा यादव के घर पहुंचे हुए हैं, जहां प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हुए हैं और परिवार के बीच कुशल क्षेम और सांत्वना देने के लिए। और जहां पर मुख्यमंत्री की इस वक्त मौजूदगी है, वहीं पर हम लिए चलते हैं आपको हमारे संवाददाता के पास। रणवीर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रणवीर, हमने तस्वीरें दिखा दी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दर्शकों तक पहुंच रही है मुख्यमंत्री योगी की। पूरी खबर बताइए और तस्वीर दिखाइए। रणवीर, आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये आप देख पा रहे हैं। अपर्णा यादव के घर पहुंचे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हाथ जोड़कर नमन करते हुए। और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। प्रतीक यादव की जैसे ही सुबह आज जानकारी मिली कि वो नहीं रहे, कि मौत हो चुकी है, उसके बाद से काफ़ी हलचल तेज हो गई और इसको लेकर तरह तरह के मन में लोगों के सवाल आने लगे। लेकिन इस बीच मेल मुलाकात, सांत्वना देना, ये ढांढस बताते हुए परिवार को अपर्णा यादव की बिटिया भी नजर आ रही है, साथ में बच्चे नजर आ रहे हैं, पूरा परिवार इस वक्त मौजूद है। अपर्णा यादव के घर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश। आज सुबह लगभग 6 बजे के आसपास जानकारी आई कि प्रतीक यादव नहीं रहे, उनकी मौत हो गई, उनका निधन हो गया। उसके बाद से आनन फानन में एक्शन लिया गया, पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद से सब कुछ अभी तक मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक सब कुछ सामान्य बताया जा रहा है। कुछ लोगों ने जरूर सवाल उठाया, लेकिन इस बीच यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपर्णा यादव के आवास पर पहुंचे हुए हैं, परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित की है प्रतीक यादव को। ये देखिए, रणवीर फोन लाइन पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रणवीर, हम देख पा रहे हैं योगी मंत्रिमंडल के तो मंत्री पहुंचे हुए हैं, खुद यूपी के मुखिया पहुंच गए हैं अपर्णा यादव के घर सांत्वना देने और नमन करने। क्या अभी आपके पास इंफॉर्मेशन? रणवीर, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी पहुंचे हैं अपर्णा यादव के घर अंतिम दर्शन करने के लिए। प्रतीक यादव के सुबह भी मुख्यमंत्री ने दुख जताया था सोशल मीडिया पे, और अभी जब पार्थिव शरीर आ गया उसके बाद यादव परिवार के कुछ सदस्य आए थे, जिसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव, ये लोग पहुंचे थे। फिर तमाम सारे नेता पहुंचे थे और अब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। बिल्कुल सामने जो गाड़ी दिखाई दे रही है उससे आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वो अंतिम दर्शन करेंगे प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर का। और जिस तरीके से ये घटना घटी है, दुख सबने जताया है। खुद अखिलेश यादव अस्पताल भी पहुंचे थे और अपर्णा यादव के घर भी पहुंचे और बाकी यादव परिवार के सदस्य हैं। लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ वो यहाँ आए हैं, वो जाके परिवार को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा योगी सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो भी सब यहाँ पे आ रहे हैं, कि करके लोग मुलाकात कर रहे हैं। तो सुबह से ही यहाँ पर जब डेथ की खबर आई तो मॉर्चरी पे ज्यादा लोग पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही पार्थिव शरीर घर आया तब से यहाँ पर बहुत सारी गहमा गहमी, बहुत सारी भीड़, सुरक्षा व्यवस्था, और तभी से कयास लगाए जाते हैं कि मुख्यमंत्री आएंगे और मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले। लेकिन अभी सीएम यहाँ पहुंचे हैं और वो जाकर के अंदर परिवार से मिल रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। तो फिलहाल प्रतीक यादव की अगर डेथ की बात करें तो आज सुबह लगभग 5:55 पे जब वो सिविल हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया तो उन्हें ब्रॉड डेथ घोषित किया गया, यानी कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद केजीएमयू की मॉर्चरी में ले जाकर के पोस्टमार्टम कराया गया, डॉक्टर्स के पैनल बना करके वीडियोग्राफी करा करके और विसरा प्रिजर्व करने का भी आदेश दिया गया था। सीएमओ के पास जो प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो है, हालांकि फाइनल रिपोर्ट आने में भी समय लगेगा। इस बीच पार्थिव शरीर को परिवार को हैंडओवर किया गया। अपर्णा यादव की बात करें, अपर्णा यादव लखनऊ से बाहर थी। जैसे इसकी जानकारी हुई वो सुबह ही निकली वहां से। वो पहले दिल्ली पहुंची थी और दिल्ली से फिर वो फ्लाइट लेकर लखनऊ आई, और जब अपर्णा यादव आई, पार्थिव शरीर आया, तब से लगातार लोगों की आवाजाही यहाँ पर देखी जा रही है। तो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घर के अंदर हैं, कुछ मिनटों में वो यहाँ से निकलेंगे। लेकिन जब इससे पहले हम लोगों से बात कर रहे थे तो समाजवादी पार्टी के नेता, चाहे रविदास मेहरोत्रा हो या कुछ और नेता, वो आरोप लगा रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हुई है। हालांकि किस तरह से मौत हुई, नेचुरल वजह थी, क्योंकि प्रतीक यादव कई सारी बीमारियों से ग्रसित थे। तो प्रतीक यादव बीमारियों की वजह से मरे हैं या कोई और वजह है, ये कुछ करेंगे जैसे कोई इससे जुड़ी और अहम खबर आ जाती है। शुक्रिया इस पूरी खबर पर दर्शकों को पहुंचाने के लिए। और अब खबर महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बुलडोजर एक्शन ने साफ कर दिया है कि अपराधियों को पनाह देने वालों का अंजाम क्या होता है।
नासिक टीसीएस केस के मुख्य संदिग्ध निदा खान को अपनी छत के नीचे छुपाने वाली पनाहगाह अब मलबे में तब्दील। गरजता बुलडोजर, जमींदोज होती दीवारें। और मलबे में तब्दील होती निदा खान की पनाहगाह। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें छत्रपति संभाजी नगर की हैं, जहां AIMIM पार्षद मतीन की उस इमारत को जमींदोज कर दिया गया। 3 जेसीबी एक के बाद एक दीवारों को गिरा रही हैं। ये वही घर है जिसमें TCS केस की आरोपी निदा खान 7 दिन तक छिपकर बैठी, लेकिन अब ये मिट्टी में मिल चुका है। नगर निगम का कहना है कि इस घर का निर्माण पूरी तरह अवैध था, जिसे गिराने से पहले 2 बार भेजे गए नोटिस की अनदेखी हुई तो नगर निगम ने जो एक्शन लिया उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। नगर निगम ने पहले इस अवैध घर की बिजली काटी और फिर इस अवैध इमारत को मलबे में तब्दील कर दिया। इससे पहले निदा को पनाह देने वाले पार्षद मतीन पटेल के घर और ऑफिस पर भी प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है। और इस खबर के साथ ही 4 के अलाम में आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। अब आपसे मुलाकात होगी शाम 6:55 पर न्यूज हेडक्वार्टर में। बने रहें, देखते रहें आप NDTV इंडिया, यहाँ खबरें लगातार जानें। आप सभी को नमस्कार। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा